आप लोग बिल्कुल आज अलग बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं। शुरुआत गौरांग सर आपसे करना चाहेंगे शो की। मान लीजिए अगर हम पोर्टफोलियो के रक्षक की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए शेयर चुनने जाते हैं, आपकी फिलॉसफी जरा आप शेयर कीजिए सर, कि आप सबसे पहले कंपनी में क्या देखते हैं और किस सीक्वेंस में आप रखते हैं चीज़ों को शेयर चुनते वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को, आपको, ईटी नाउ की स्वदेश की टीम को और विवेक भाई को खास तरह से रक्षाबंधन की अनेक अनेक शुभकामनाएं हमारे तरफ से। और उम्मीद करते हैं कि ये जो रक्षाबंधन का जो धागा है वो रिश्तों को और मजबूत बना करके आपके जीवन में खुशहाली और हरियाली लाए। तो अभिषेक भाई, अगर एक चीज होती या दो चीज होती जब हम कंपनी का आकलन करते हैं बुनियादी तर्क के आधार पर, तो मैं एक दो तीन आपको गिना देता। लेकिन जब कभी भी बुनियादी तर्क के आधार पर हम आकलन करते हैं कंपनियों का, तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जब हम लोगों को निवेश करने की राय देते हैं लंबी अवधि के लिए, तो हमारा कर्तव्य ये है कि सभी नकारात्मक पहलुओं को पहले सामने रखें और उसके पश्चात जो सकारात्मक चीजें हैं उस पर थोड़ा बहुत और ध्यान करके निर्णय ले कि निवेश करना है कि नहीं करना है। कुछ चीजें मैं बता देता हूं अहम तौर पर, कि कंपनी की मैनेजमेंट, कौन है मैनेजमेंट कंपनी के पीछे। दूसरा है कंपनी का कामकाज। तीसरा है कंपनी के पर नतीजों को लेकर के किस प्रकार का इतिहास रहा है। चौथा होता है कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस वो कंपनी बनाती है। और पांचवा, मार्केट शेयर और प्रतिस्पर्धा के रूप में कितने मापदंड पर वो कंपनी खरी उतरती है। तो ये कुछ पहलू है, इसके अलावा और बहुत ज्यादा पहलू है जहां पर ध्यान देना चाहिए। तो ये प्रयास रहता है हमारा और हमारी रिसर्च टीम का, जब कभी भी हम ईटी नाउ स्वदेश के चैनल पर आकर के बुनियादी तर्क के आधार पर लोगों का मार्गदर्शन और एक सुलझे हुए निवेशक बनाने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल, ये सारी की सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिए जब भी आप शेयर चुनते हैं। खुद की भी रिसर्च अगर आप करते हैं तो इन बुनियादी चीज़ों का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। एचडीएफसी बैंक की बात की विवेक भाई ने हमारे तरफ से, और एक निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक की मैं बात करना चाहूंगा। तुलना अगर आप करें तो मेरे ख्याल से थोड़े बहुत बेहतर नतीजे आईसीआईसीआई बैंक के आए हैं। और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, ब्याज दरें कट रही है, उसके आधार पर ऊपर के तरफ के दायरे बनेंगे। लक्ष्यांक के रूप में शायद थोड़ा बहुत आपको इतना बड़ा लक्ष्यांक नहीं दिखेगा, लेकिन 1560 का लक्ष्यांक है आईसीआईसीआई बैंक पर। और अगर नतीजे बेहतर आए तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन करेंगे। एक 15 सेकेंड और लूंगा अभिषेक भाई, छोटा सा डिस्क्लोजर दे देता हूं। जो भी लंबी अवधि के लिए निवेश लायक रणनीति आज हम आपके समक्ष रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। बीएफएसआई को लेकर तो लोग बुलिश हैं कि आगे अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और थीम मुझे लगता है कि जो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी है, कंस्ट्रक्शन को हम अवॉइड कर नहीं सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम छोड़ नहीं सकते। कोई ऐसा शेयर जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से बहुत ही करीबी से जुड़ा हो और पोर्टफोलियो की रक्षा वो भी कर रहा हो? बिल्कुल। तो एक छोटी टिप्पणी करता हूं, हमसे एक या दो सिम नहीं संभाले जाते हैं, विवेक भाई तीन तीन चार चार सिम रख देते हैं। तो मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूं। तो थोड़ा बहुत समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। तो आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए, भारत में स्थापित मेरे ख्याल से करीबन 8 दशक से स्थापित ये कंपनी है। नाम है, पहले हुआ करता था लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, अब इसका नाम एल&टी लिमिटेड। एक बहुत ही सक्षम, मजबूत और यशस्वी इतिहास इस कंपनी का भारत में रहा है। और खास करके जहां तक मैंने आकलन किया है, अगर मैं सही हूं गलत हूं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से निवेश की गई पूंजी में मुनाफे को लेकर के इजाफे आते हुए दिखे हैं। जिसने भी एल&टी में निवेश किया है, इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी भी है। और जिस प्रकार से फैला हुआ कारोबार है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, आप टर्नकी प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, आप हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग ले लीजिए, या फिर रक्षा क्षेत्र, क्योंकि एल&टी रक्षा क्षेत्र में भी कामकाज कर रही है जब से सरकार ने एफडीआई एंड मेड इन इंडिया जो मुहिम शुरू की थी। और इस तिमाही के नतीजे जो हमने देखे थे वो
सभी मापदंड पर मेरे ख्याल से जो अनुमान लगाया था विशेषज्ञों ने, उससे बेहतर अनुमान लेकर के आए हैं। ऑर्डर बुक काफी मजबूत है। एक छोटी सी दिक्कत जीसीसी कंट्रीज यानी कि खाड़ी देशों में, वहां से ऑर्डर थोड़े बहुत परिस्थितियों को लेकर के दबाव में था, लेकिन वहां पर मसला अब सुलझ रहा है। तो मजबूत ऑर्डर बुक और उतना ही अनुभवी है ये कंपनी अपनी ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए। बहुत ही साधारण सा लक्ष्य 3800 का लेकर के चल रहे हैं बुनियादी दर के आधार। ठीक है, एलएनटी आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। 3800 तक के टारगेट के लिए अवधि 1 साल रहेगी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है एलएनटी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल रेवेन्यूज की बात करें तो करीब 46% उसका हिस्सा है इनके टोटल रेवेन्यू में। तो एलएनटी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, पोर्टफोलियो के रक्षक के तौर पर। चलिए छोटे से ब्रेक की तरफ से। तो मेरे ख्याल से बीमा क्षेत्र, अभिषेक भाई, दो तरह के होते हैं। एक तो जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनी और एक जनरल नॉन लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां। तो जीवन बीमा में भी सुधार हो रहा है जिस प्रकार से नतीजे आए हैं, और नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस में भी हमें लग रहा है कि सुधार होने की पूरी पूरी संभावना है। एक बहुत ही सक्षम और मजबूत निजी क्षेत्र की कंपनी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। यहाँ पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए, और लक्ष्यांक के रूप में करीबन 2240 के पार के लक्ष्यांक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर। बिल्कुल, काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है भारत का, और बीमा को लेकर जो डिमांड है या फिर जो इसका मार्केट है वो निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। लक्ष्य 2240 का, अवधि 1 साल की। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आप खरीद के चलिए, पोर्टफोलियो में इसको जगह ज़रूर दीजिए। और ये ग्रोइंग फील्ड है, तो आपको भविष्य के बारे में भी सोचना है पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हुए कि कहाँ पर डिमांड अच्छी आएगी। उस कैटेगरी में निश्चित तौर पर ये शेयर फॉल करता है। ठीक है, तो बेहतरीन स्टॉक्स आप बिल्कुल नोट करते जाइए टारगेट के साथ। बहुत हो सकता है कि बहुत लंबे चौड़े टारगेट आपको ना मिले, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो के रक्षक हैं। ये भी ध्यान रखिए कि ये जब बुरा समय आएगा तो ये उतने गिरेंगे नहीं, इम्यूनिटी आपको काफ़ी हद तक देंगे। विवेक जी, नेक्स्ट स्टॉक आप एक साथ बता दीजिए सर। बातचीत करते आप लोग से समय इतना जल्दी निकलता है कि पता नहीं चलता है, तो थोड़ी समय की जरूरत हमेशा हो जाती है। हमारी नम्र विनती होगी आपके प्रोड्यूसर साहब के शो का टाइम थोड़ा बढ़ा दे। लेकिन चलिए तुरंत बता देता हूं। तो और जो दो विकल्प है, पहला है जियो फाइनेंस। ये भी वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है और कामकाज अच्छा, अनुमति मिली है और अनुमति और मिलेगी। 360 के ऊपर के लक्ष्यांक है जियो फाइनेंस में। और आखिरी जो स्टॉक होगा वो होगा दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी टीवीएस मोटर्स। अच्छे नतीजे, नए लॉन्चेस को लेकर के सकारात्मक नजरिया और कारोबार की रणनीति पूर्ण तरीके से कारगर। 2960 के पार के लक्ष्यांक है टीवीएस मोटर्स पर। ठीक है, अगेन एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है जियो फाइनेंस, और तमाम बिजनेस हैं कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए, म्यूचुअल फंड से लेके ब्रोकरेज से लेके तमाम चीज़ें ये कंपनी करेगी, और धीरे धीरे कारोबार की शुरुआत हो भी गई है। 360 के बहुत ही डिसेंट से टारगेट गौरांग सर ने दिए हैं, आराम से आ जाएंगे, आगे के आगे देखेंगे। लेकिन और टीवीएस मोटर, ये ऑटो सेक्टर की एक बढ़िया कंपनी, बढ़िया पेडिग्री है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए और ये भी आपको बढ़िया कमाई करा के देगा। विवेक जी, आपका आखिरी शेयर कौन सा होगा सर? 5